गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड न्यूज़ के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि चाइना ने अक्साई चीन के अंदर एलएसी के साथ साथ एक रेलवे लाइन बिछाने का निर्णय लिया है। मुझे लगता है कि शायद ये सबसे बड़ी चुनौती होगी भारत के लिए, क्योंकि भारत ये मानता है कि अक्साई चीन ने 1962 की लड़ाई में इल्लीगली भारत से हथियाया था। अब वहाँ पर जो हाईवेज के विस्तार हो रहे हैं और जो रेलवे का विस्तार हो रहा है, वो दरअसल एक किस्म से भारत के लिए चुनौतियाँ और बढ़ा रहा है। एक दूसरी मुख्य खबर है कि अब ऑस्ट्रेलिया ने भी पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करने का फैसला किया है। शर्तें हैं कुछ, लेकिन अभी जब यूनाइटेड नेशन का सेशन स्टार्ट होने जा रहा है सितंबर के अंदर, वहाँ पर फ्रांस भी रिकॉग्निशन देने जा रहा है और ऑस्ट्रेलिया भी रिकॉग्निशन देने जा रहा है। और एक मुद्दा जो प्रमुखता के साथ उठकर आया है वो ये है कि गजा में हो रहे स्टारवेशन ने पूरी दुनिया को विचलित किया है, हिला कर रख दिया है। जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो लोगों को एक तरह से मूव कर रही हैं कि क्या इस सदी में भी कोई ऐसा जेनोसाइड करने वाला इंसान है जो लोगों को भूखे रखकर मार सकता है, और वो भी जानबूझ के मार सकता है, और उसका नाम हिटलर के बराबर की श्रेणी में आ रहा है, तो वो नेतन्याहू है। और पूरी दुनिया में अब उसको कंडेमनेशन हो रहा है, इवन इजराइल के अंदर कंडेमनेशन हो रहा है कि व्हाट यू डूइंग। लेकिन एक पागलपन अगर उसके अंदर है, और उस पागलपन को रोकने के लिए अगर जो मुल्क रेस्पॉन्सिबल हैं, जो वेस्टर्न नेशंस हैं, अगर वही उस मामले में टफ नहीं है और एक लिप सर्विस के द्वारा अपना काम कर रहे हैं, तो फिर तो बात बहुत मुश्किल है। इसके अलावा ब्रिटेन से लोगों को डिपोर्ट करने की जो कंडीशंस थी वो और टफ कर दी गई हैं। और जो पहले 8 देशों की लिस्ट थी, अब वो एक्सपेंड करके 23 कंट्रीज के ऊपर लागू होगी। और दुर्भाग्य की बात यह है कि उसमें भारत को शामिल कर लिया गया है उन 23 देशों में। तो एक किस्म से ये कहा जाए कि ये जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो बहुत खतरनाक हैं। अब आते हैं दोस्तों आपका स्वागत करते हुए पहली खबर के ऊपर। मैं आप नाम तो नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि आप सब आते हैं तो हमें खुशी होती है, आपका साथ मिलता है, और इतनी बड़ी संख्या में आते हैं तो कम से कम हमें भी एक सहारा मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है कि आप हमें सपोर्ट करते हैं और राइट कॉज को आप सपोर्ट करते हैं। तो आते हैं पहली खबर के ऊपर, और पहली खबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अक्साई चीन में भारत की सीमा तक पहुंचने वाली रेल पटरी जो है वो बना रहा है इस समय। जी हाँ, अब 2000 किलोमीटर के कॉरिडोर से भारत को बड़ा खतरा है। और ये जो रेलवे लाइन है, ये एक किस्म से कहा जाए तो जो तिब्बत की राजधानी है ल्हासा, ये वहाँ से, यानी कि एक किस्म से कहा जाए तो जिनजियांग को वाया तिब्बत होके ल्हासा से जोड़ने की बात है। और ये सारी की सारी जो रेल लाइन है, ये जिगासे और एलएसी जो हमारी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसके पीछे जो सारा अक्साई चीन है, होतान सिटी भी है वहाँ पर। और कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होना शुरू हो गया कि चाइना अपना शिकंजा भारत के ऊपर और कसता चला जा रहा है। जहाँ एलएसी के नज़दीक उसका एक हाईवे बन रहा है, रोड हाईवे बन रहे हैं, उसका एक और भी रोड हाईवे बन रहा है वहाँ पे अक्साई चीन के अंदर। अब जो रेल नेटवर्क आ रहा है, जो नॉर्थ वेस्ट को साउथ वेस्ट चाइना से जोड़ेगा, मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटजिक तौर पर शायद ये सबसे इम्पॉर्टेंट उसका प्रोजेक्ट होने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से भारत के लिए एक सीधा खतरा है, और ये एलएसी के बिल्कुल पास से रेलवे लाइन गुजरेगी। और चाइना की ये जो एक बड़ी योजना है, ये बहुत सारे सालों से एक्चुअली एक प्रस्तावित थी, लेकिन शुरू नहीं हुई थी। अब ये शुरू हो रही है। कहने को तो आ रहा है कि नई दिल्ली इससे नाराज़ हो जाएगी, लेकिन नई दिल्ली नाराज़ होकर कर क्या लेगी, या नाराज़गी ही व्यक्त कर सकती कि आप हमारे एरिया में ये क्यों कर रहे हो। तो ये जो रेलवे लाइन है, जिनजियांग के होतान शहर को देखा जाए तो तिब्बत के शिगात्से जो हैं वहाँ से
फिर ल्हासा आएगी। तो 2000 किलोमीटर का लंबा एक कॉरिडोर है। भारत के लिए बड़ी चिंता है कि एलएसी के पास रेलवे लाइन भी है और हाईवे भी है। इसका मतलब है कि उसका रणनीतिक रूप से स्ट्रेटजिक तौर पर भारत के ऊपर पकड़ मजबूत हो गई है। वहाँ पर उसके एयर बेसिस हैं, वहाँ पर उसके हेलीकॉप्टर के बेसिस हैं, वहाँ पर उसके आर्म फोर्सेस के बेसिस हैं, और ये वो एरिया जिस पर चीन ने 1962 में कब्जा किया था। अब कहा जा रहा है कि ये जो रेलवे लाइन है वो जो वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास, जो एलएसी के पास एक हाईवे है, नेशनल हाईवे G219, G219, उसके पास से रेलवे लाइन गुजरेगी। अब नॉर्थ वेस्ट को साउथ वेस्ट से जोड़ने वाला ये जो एक स्ट्रेटजिक रेल ट्रैक है, ये बहुत जल्दी ज़रूरत पड़ने पर तो अपनी आर्म फोर्सेस को वहाँ पर हथियार और बाकी जो सप्लाईज भेज पाएगा। इसका मतलब है कि इस जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से रेल लाइन का जो पहला पार्ट होगा वो शिगात्से से पखुक्सो तक होगा, एक जो जगह है। ये लाइन रुतोग और जो एलएसी है उसमें पैगोंग लेक के आसपास से, जो चाइना का पार्ट है पैगोंग लेक का, उसके आसपास से इलाके से गुजरेगी ये। और कहा जा रहा है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि करीब करीब 5000 किलोमीटर लंबा एक जो ट्रैक है वो ल्हासा को कांटेक्ट करने के लिए अलग अलग चाइना के एरिया से बनाया जा रहा है। ये जो रेलवे लाइन होगी 4500 मीटर से ऊंचाई पे होगी। इसका मतलब ऑलमोस्ट समझो 14-15 हज़ार फीट की ऊंचाई पे है। और ये कुनलुन, काराकोरम, कैलाश और हिमालय की जो डिफरेंट रेंजेस हैं उसके वहाँ के ग्लेशियर्स, वहाँ की जो फ्रोज़न जो रिवर्स हैं, जो बहुत ठंडे पहाड़ हैं, वहाँ से गुजरेगी। लेकिन चाइना के पास इसका एक्सपीरियंस है कि इतने ठंडे इलाकों में जहाँ टेम्परेचर 0 से 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री नीचे होता है, वहाँ कैसे बनाना है। अभी 3 उनके पास मेजर रेलवे लाइन है। एक तो चिंघाई और तिब्बत की लाइन है, दूसरी ल्हासा से शिगात्से की लाइन है, और तीसरी ल्हासा से निंगची की लाइन भी मौजूद है। तो आप सोच सकते हो कि तिब्बत को किस ढंग से पूरे के पूरे चाइना के साथ एक्टिवली जोड़ा जा रहा है। अब ये नया प्रोजेक्ट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बाकी की जो लाइनें हैं खास तौर से उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट चाइना को साउथ वेस्ट चाइना से डायरेक्टली जोड़ेगा, जो अभी तक बिल्कुल मिसिंग लिंक है। जो निंगची की लाइन है वो जो ल्हासा से आती है वो तो बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक जाती है, शायद 50 किलोमीटर दूर पे आके रुकती है। तो हमारे लिए तो बहुत बड़े खतरे हैं उसमें देखने। शिनजियांग और तिब्बत की जो लाइन थी 2008 में शुरू हुई थी, और फिर उसके बाद उसको पूरा किया गया था। और अब तो खैर जो दुनिया की सबसे ऊंची जो रेलवे जो ल्हासा जाती है खास तौर से, वो अपने आप में दुनिया का एक चमत्कार है। और ये चाइना की जो 45 बड़ी बड़ी जो प्रोजेक्ट्स हैं ये उनके ऊपर भी बेस्ड है। इसका जो बजट होगा, जो नई लाइन बनाई जा रही है अक्साई चीन से होके, करीब $13 बिलियन, 13 बिलियन डॉलर, यानी कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का होगा। तो भारत के लिए तो भाई खतरे ही खतरे हैं चारों तरफ से, क्योंकि जब हाईवे बना था तो तब भी ये लफड़ा हुआ था, और अब पता लग रहा है कि इसके आसपास रेलवे का ट्रैक बन रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस ढंग से चाइना अपनी चीज़ों को डेवलप कर रहा है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा, कहा जाए तो शायद एक बुरी तस्वीर ही भारत के लिए लेकर आ रहा है। अब आते हैं दूसरी तस्वीर के ऊपर कि ऑस्ट्रेलिया भी अब पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करने जा रहा है। इस बात का उसने फैसला किया। अब अमेरिका इससे खुश नहीं होगा, इजराइल भी उससे खुश नहीं होगा, लेकिन खुश तो देखा जाए तो इजराइल के अपने लोग भी नहीं है, जिस ढंग से स्टारवेशन की वहाँ पर डेथ हो रही हैं। और महत्वपूर्ण इसमें यह है कि सारी दुनिया अब इस बात का नोटिस ले रही है कि गज़ा के अंदर जो स्टारवेशन डेथ हैं, जो पिक्चर्स निकल के आ रही हैं, जो वीडियोस निकल के आ रहे हैं, उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है कि जिस हिसाब से स्टारवेशन के जो द्वारा ग्रसित जो बच्चे हैं, लाखों बच्चे, बड़े बूढ़े महिलाएं, उनकी हड्डियां निकल आई हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई चलता फिरता स्केलेटन हो, कंकाल तंत्र हो। इन हालातों में जब वो तस्वीरें पहुंच रही हैं तो इजराइल और नेतन्याहू के ऊपर
वर्ल्ड वाइड अटैक बढ़ने शुरू हो गए हैं कि तुम दरअसल जेनोसाइड कर रहे हो। हालांकि इजराइल इस बात से इनकार करता है कि मैं जेनोसाइड कर रहा हूं, यानी कि उसको हिटलर की श्रेणी में रखा जा रहा है कि हिटलर ने जो ज्यूस का जो जेनोसाइड किया था, नरसंहार किया था, एक मास कत्लेआम किया था, वही मास कत्लेआम इस टाइम नेतन्याहू गजा के अंदर कर रहा है। और लेकिन टेक्निक अलग है, इस बार टेक्निक स्टारवेशन की, यानी कि भूखा रखकर उनको मार दिया जाए और वो इन हालात में आ जाए। और बच्चे तो वैसे ही बहुत मासूम होते हैं, उन्हें थोड़े दिन भी खाना नहीं मिले तो वैसे ही मर जाएंगे एक किस्म से, वही ये कर रहा है। तो जो इजराइल की जो बढ़ती हुई जो दरिंदगी है वो अपने आप में दुनिया को इस समय परेशान कर रही है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये जो निर्णय लिया गया कि अब संयुक्त राष्ट्र महासभा का, यूएनओ का जो अधिवेशन होने जा रहा है सितंबर में, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पैलेस्टाइन को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज करने जा रहा है। और वहाँ पर फ्रांस भी करने जा रहा है, ब्रिटेन भी करने जा रहा है, कनाडा भी करने जा रहा है। इसको लेके अमेरिका बड़ा विचलित है भाई, क्योंकि अमेरिका कहता है कि मैं तो रिकॉग्नाइज नहीं करूँगा। भारत ने पहले ही रिकॉग्नाइज किया गया 2 कंट्री को, आज का तो है नहीं, पहले से किया हुआ है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जब एंथनी अल्बनीज ने ये बात कही तो बहुत सारे लोगों को, शायद ये खास तौर से इजराइल के सपोर्टर्स को और अमेरिका के सपोर्टर्स को रास नहीं आई कि वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि आप 2 राज्य जो हैं वहाँ पर को एग्जिस्ट करें। भारत चाहता है कि वहाँ, बल्कि 150 देश चाहते हैं कि वहाँ पर दोनों देश को एग्जिस्ट करें, इजराइल भी को एग्जिस्ट करे फिलिस्तीन के साथ में। और आप उसके लिए जो भी हो सकता है, जो उसका लैंड है, जो गज़ा है या वेस्ट बैंक है, आप उसके जो हक और हुकूक हैं वो आप छीन नहीं सकते उसको। लेकिन हमें उसके लिए समाधान चाहिए। जो होस्टेजेस हैं हमास के कब्ज़े में वो भी निकलने चाहिए। मैं ये भी मान के चलता हूँ कि हमास कोई दूध का धुला नहीं है। हमास कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो पैलेस्टाइन का भला कर रही है। पैलेस्टाइन का भला तभी होगा जब वो हमास के हाथों से निकलकर किसी और ऑर्गेनाइजेशन जो कि पॉलिटिकल सेटअप होगा, जो उनको एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन दे पाएगा, वही भला कर पाएगा। हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पैलेस्टाइन का भला नहीं कर सकती, बल्कि वो अपना भला देखती हैं और अपने जो उनके रुख होते हैं उसको वो साधते हैं। अमेरिका हालांकि इस फैसले के बिल्कुल ख़राब है, पर फिर भी मैं ये भी मान के चलता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के इस मामले में पैलेस्टाइन को रिकॉग्निशन देने से न केवल इजराइल कमज़ोर पड़ रहा है, बल्कि अमेरिका का रुख भी इस मामले में कमज़ोर पड़ रहा है। एक आते हैं आखिरी खबर पर कि यूके गवर्नमेंट का, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक बड़ा फैसला आया है और भारत को एक नई उनकी पॉलिसी लिस्ट आई है जिसका नाम है डिपोर्ट नाउ अपील लेटर। डिपोर्ट नाउ अपील लेटर जून 2025 में पास हुआ एक कानून, जिसमें जो फॉरेन के जो लोग थे जो क्राइम करते थे, तो पहले जो थी, पहले क्या कहते थे कि 50% सज़ा भोग लेते थे तो उनको डिपोर्ट कर देते थे कि जितनी सज़ा उनकी है, अगर उसकी 50% सज़ा वो ब्रिटेन में भोग चुके हैं तो उनको डिपोर्ट कर देते थे। अब उनका कहना है कि सिर्फ 30% अगर आप सज़ा भोग लेते तो आपको इस देश से बाहर किया जा सकता है। और ये एक कंट्रोवर्शियल बिल रहा है और इसमें पहले 8 देशों को शामिल किया गया था। अब इसमें 23 देश, यानी कि 15 देश और शामिल किए गए, इंडिया को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। अब भारतीय नागरिकों को जिनकी वीज़ा या सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स की जो अपील्स खारिज हो जाती हैं, अब उन्हें यूके में, ब्रिटेन में रुकने की अनुमति नहीं मिलेगी। उन्हें अपने देश डिपोर्ट करके वापस भेज दिया जाएगा। और उनको कोई अगर अपील करनी है तो भारत में रह के अपील करेंगे, वो ब्रिटेन में रह के अपील नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक बड़ा 5 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग का बजट भी तय किया गया है और जेलों में विशेष स्टाफ की नियुक्ति की गई है। भारत के लिए कम से कम ये मुझे लगता है ये भी अपमानजनक है। एक किस्म से हमारे लिए एक और ऐसी रॉन्ग प्रोविज़न है जिसके अंतर्गत हमारे लोगों को डिपोर्टेशन जो है अब ज़्यादा कॉमन हो जाएगा। जहाँ पहले अपील होती थी, हो सकता है अपील खारिज भी हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं भारत को उस लिस्ट में शामिल किया गया है जो अगर आप नाम सुनेंगे तो आपको दुख होगा। पहले ये जिन देशों पे लागू थी, ये फिनलैंड, नाइजीरिया, एस्टोनिया, अल्बानिया, बेलीज, मॉरिशस, तंजानिया और कोसोवो। आप सोचिए जो 15 देश जोड़े गए जिसमें भारत है, उसमें कौन कौन है। उसमें भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी जोड़ दिए गए हैं, प्लस
केन्या, मलेशिया, इंडोनेशिया, लेबनान, ब्रुनाई, लाटविया, युगांडा, जामिया, अंगोला, बुल्गारिया, बोत्सवाना, गुयाना। अब हमको युगांडा, जामिया, लातविया के बराबर रख दिया गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को क्यों रखा है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो समझौता है उसके अनुसार ड्यूल सिटीजनशिप हो जाती है, तो वहाँ पे कोई ऐसी बात होती नहीं है। खैर, लेकिन विरोध तो हो रहा है उसका। जो बड़े कंट्री हैं ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे, वो तो इसमें से निकल जाएंगे, लेकिन इंडिया भैया इसमें फंस गया है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, और उम्मीद आपको प्रोग्राम पसंद आया है। आप हमें अपनी फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा कि प्रोग्राम कैसा लगा आपको। साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नीचे हमने यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर भी दिए हैं। किसी एक को चुनकर अगर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी होंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिएगा, और विदा लेते हैं आपसे। गुड नाइट।